जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित जो है कुछ वीडियो देखे और दोस्तों के द्वारा बहुत सराहा भी गया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत जो नागरिकता वर्णित है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैसे एक बार फिर क्लास शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट बोलूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और दोस्तों, जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग नागरिकता से संबंधित जो है बातें समझेंगे। और मैं यह जो है बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, वैसे तो नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है हमारे संविधान का, लेकिन बहुत जो है नागरिक और उन नागरिक के साथ साथ जो है विद्यार्थी भी इस जो है नागरिकता के कॉन्सेप्ट को जो है बारीकी से नहीं समझे रहते हैं, जिससे उन्हें जो है इस तरह के प्रश्नों को यानी नागरिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कठिनाई भी होती है। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग एक सामान्य जो है अपनी जो है समझ बनाते हुए एक जो है सामान्य सी जो है परिभाषा से संबंधित जो है बातों को देखेंगे और नागरिकता पर अपना जो है पकड़ बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ नागरिकता का अर्थ और महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह यानी दुनिया में जितने भी देश हैं उन देश की तरह अपना जो है देश भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो है नागरिक और दूसरा विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, यानी जो भी नागरिक होते हैं वे भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भारतीय नागरिक जो होते हैं उन्हें भारत में जितने भी जो है सिविल और राजनीतिक अधिकार है वे सभी प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। वे अपने देश के नागरिक नहीं होते हैं, किसी अन्य जो है राज्य के नागरिक होते हैं, चाहे वह जो है अमेरिका हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, फ्रांस, यानी जो है कोई भी देश का नागरिक हो सकता है। वह अपने देश में अगर है तो वह विदेशी कहलाएगा, चाहे वह नेपाल का ही क्यों न हो। तो जो है दूसरी ओर विदेशी जो है दोस्तों किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इनकी 2 श्रेणियां होती है दोस्तों। विदेशी नागरिक भी 2 तरह के होते हैं, इनकी भी 2 श्रेणियां होती है। एक जो है विदेशी मित्र और जो है एक विदेशी शत्रु। तो दोस्तों, यहाँ विदेशी मित्र से तात्पर्य यह है कि वैसे नागरिक जो है जिनके भारत के साथ जो है सकारात्मक संबंध होते हैं। जैसे वर्तमान में हम नेपाल का जो है उदाहरण ले सकते हैं, अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि का उदाहरण ले सकते हैं। जिनके साथ जो है भारत के सकारात्मक संबंध होते हैं वे जो है विदेशी मित्र जो है नागरिकता कहे जाते हैं। और एक जो है वे होते हैं जो विदेशी शत्रु होते हैं, जिनके साथ जो है दोस्तों अपने भारत का संबंध जो है सही नहीं है वर्तमान में, या युद्ध चल रहा हो, इस तरह के भी लोग जो है विदेशी शत्रु नागरिक कहे जाते हैं। और उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध जो है अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं। उन्हें भारत सरकार चाहे तो उन्हें जो है गिरफ्तार भी कर सकती है, उनको जो है नजरबंद भी कर सकती है, इस आधार पर क्योंकि वे जो है अपने देश के गुप्त जो है सूचना को या जो है कोई महत्वपूर्ण न्यूज को वह जो है यहाँ से भेजते हो, इस आधार पर भी जो है उन्हें नजरबंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक सामान्य सी जो है यह नागरिकता के अर्थ एवं महत्व के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे कि हमारा संविधान जो है किस प्रकार के जो है अधिकार और विशेष अधिकार अपने नागरिकों को देता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे
हमारा संविधान यानी भारतीय नागरिकों को जो है निम्नलिखित अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है जो विदेशियों को नहीं करता है। यहाँ हम लोग देखेंगे दोस्तों बारी बारी से क्रम में 6 जो है 7 जो है पॉइंट करके लिखा हुआ है। एक नंबर में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार जो है यह देता है। यहाँ जो है दोस्तों अपना देश जो है अपने नागरिकों को ये जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, और ये जो है अनुच्छेद 15 में है। यहाँ हम लोग दोस्तों यहाँ सिर्फ जो है नागरिकता यानी नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से जो है 11 तक में किया गया है, लेकिन उसी के मूलभूत में कुछ और भी बातें हैं जिसको हम लोग को जानना अभी वर्तमान में भी जरूरी है। और वैसे तो जो है दोस्तों मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे वहां भी इसका जिक्र हम लोग करेंगे। यहाँ अगर इसकी चर्चा न की जाए तो यह जो है इसकी समझ हमारे जो है हमारी समझ जो है मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए यहाँ इसका जिक्र किया गया है। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है हमें प्रदान करता है, यह अधिकार जो है भारत अपने नागरिकों को देता है। उसी तरह से वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचार, निवास व व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता जो है यह जो हमारा जो है भारत अपने नागरिकों को देता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में है। इस तरह से जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है, उसका भी अधिकार जो है हमारा संविधान जो है अपने नागरिकों को देता है। इसके बाद जो है दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भी जो है हमारा संविधान जो है अपने नागरिकों को देता है, यह जो है विदेशी को नहीं प्राप्त है। उसी तरह से दोस्तों संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति जो है वह भारतीय नागरिक है तो वह जो है कुछ शर्तों को अगर जो है पूरा करेगा तो वह जो है संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता का चुनाव वह लड़ सकता है, लेकिन विदेशी यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसी तरह से दोस्तों सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि जो है की योग्यता रखने का जो है अधिकार जो है हमारा संविधान जो है प्रदान करता है। और दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि अपने देश में जो है राष्ट्रपति का पद जो है वंशानुगत जो है यानी जो है जन्म से नहीं है। अगर भारत का कोई व्यक्ति जो है नागरिक है तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करेंगे तो वहां जो है वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्म से वहां का नागरिक हो। यहाँ भारत में सिर्फ जो है नागरिकता की बात कही गई है, जन्म से नहीं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर जन्म से कोई व्यक्ति जो है वहाँ का नागरिक है वही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखें कि हमारा संविधान जो है हमारे जो है नागरिकों को यानी अपने नागरिकों को जो है इस जो है 7 प्रकार के जो है विशेषाधिकारों का जो है देता है जो अन्य किसी विदेशी को जो है नहीं देता है। इसमें एक और जो है दोस्तों यहाँ जितने भी मूल अधिकार का जिक्र किया हुआ है, जिसमें मूल अधिकार में अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये 5 जो मूल अधिकार हैं यह केवल जो है और केवल सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और अन्य जितने भी जो है मौलिक अधिकार हैं, वैसे तो मौलिक अधिकार में हम जब पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत जो है वहाँ वर्णन हम लोग जो है करेंगे और समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ जो है जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है, लेकिन उन जो है अनुच्छेदों में सिर्फ और सिर्फ 5 जो है अनुच्छेद हैं जो है 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो है अनुच्छेद जो है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, अन्य विदेशियों को नहीं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग यहाँ समझे कि कौन कौन से जो है अधिकार जो है जो हमारे जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारा संविधान जो है यहाँ जो है अधिकार और विशेष अधिकार भी देता है, लेकिन उसके साथ जो है कुछ कर्तव्य भी जो है यहाँ हमारा संविधान जो है तय किया है। वह कर्तव्य है कि अगर हम कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान और देश की रक्षा आदि जो है यह भी हमारे संविधान में वर्णन है
कि वो जो है कोई नागरिक जो है अगर अपना मूल जो है यहाँ पर अधिकार एवं विशेष अधिकार प्राप्त करता है तो उसके साथ जो है कुछ कर्तव्य भी हैं। उस कर्तव्य में जो है उस नागरिक को जो है कर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उस नागरिक को जो है राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान जो है करना होगा। उसे जो है अपने देश की रक्षा करनी होगी। इन सभी जो है कर्तव्यों को भी यहाँ बताया गया है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे संवैधानिक उपबंध, अर्थात जो है हमारा संविधान जो है हमारे जो है नागरिकों को किस प्रकार जो है संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है, उसका वर्णन हम लोग जो है देखेंगे। तो दोस्तों संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और इस प्रकार जो है दोस्तों कई बार इस तरह का प्रश्न जो है पूछा भी गया है कि संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, संविधान के अमुक भाग में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, या कभी कभी जो है एक तरफ जो है दे देगा भाग जो है 1 2 3 4 करके, और एक तरफ जो है दे देगा अनुच्छेदों को जो है मिलान करने के लिए। तो इस प्रकार से भी जो है प्रश्न जो है बनते हैं रहे हैं और आगे भी बनेंगे। इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखें कि हमारे संविधान में भाग 2 के अंतर्गत जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक में जिक्र किया गया है। और इस संबंध में दोस्तों इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। इसमें न तो इनके अधिग्रहण जो है एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह जो है संसद को इस बात का अधिकार देता है दोस्तों कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इस प्रकार जो है दोस्तों संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू जो है करने, या संसद के जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कानून बनाए। उसमें बहुत बार जो है संशोधन भी किया गया है। तो उस लागू करने में जो है जिसका वर्णन अनुच्छेद 1957 में, नागरिकता संशोधन 1960 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, इसी तरह 2015 में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है संसद जो है समय समय पर नागरिकता में कुछ जो है मूलभूत परिवर्तन जो है करते रही है। और जो है आगे हम लोग वर्तमान में भी देखेंगे दोस्तों कि संसद जो है अभी हाल ही में नागरिकता संशोधन जो 2019 लाई थी वह जो है बहुत विवादित रहा। उसके भी बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो पूर्व के जो है जो भी संशोधन हुए हैं उसके बारे में हम ओवरव्यू जो है नहीं देखेंगे, सिर्फ इस तरह से हमने जो है चर्चा स्वरूप उसको जो है कहा है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से जो हमारे संविधान में नागरिकों के लिए जो है नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। तो बारी बारी से अब हम सभी जो है अनुच्छेदों को देखेंगे, एक झलक देखेंगे और इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग उसको समझेंगे कि जो है हमारी एक जो है अस्थायी समझ जो है बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। किस जो है श्रेणी के 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बने, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 व अनुच्छेद 8 में किया गया है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 5 जो है क्या कहता है। तो अनुच्छेद 5 यह कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, भारत का मूल निवासी है और उसके सामने जो है 3 कंडीशन थे। क्या 3 कंडीशन थे? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यह पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यह सेकंड कंडीशन। या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। अगर इस प्रकार के तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वह फुलफिल करता हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और यह अनुच्छेद 5 जो है यही कहता है। अब अनुच्छेद 6 देखेंगे हम लोग दोस्तों। अनुच्छेद 6 के अनुसार एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। वैसे तो दोस्तों हम लोग इतिहास विषय जब पढ़ेंगे तो किस प्रकार जो है देश का बंटवारा होता है उसका विस्तृत अध्ययन वहां करेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ जो है भारतीय संविधान से संबंधित जो बातें हैं उसको जो है देखेंगे। तो यहाँ जो है पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से कोई एक शर्त
पूरी करता हो। इसमें भी 2 शर्त है दोस्तों। पहला शर्त है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और तब से भारत में रह रहा हो, एक यह कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन हो गया कि यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में अगर आता है तो जो है वह जो है यहाँ जो है अनुरोध के द्वारा जो है भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, यह है कि उसे जो है कम से कम 6 महीने तक जो है वहाँ रहने की अनिवार्यता जो है बताई गई है। यहाँ जो है दोनों जो है दोस्तों यह 2 कंडीशन है। यह कंडीशन वह है जो पाकिस्तान से भारत आया हो उसके लिए है। और जो है यहाँ अनुच्छेद 7 में हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 7 यह कहता है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, यानी भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन फिर जो है कुछ समय बाद वह भारत जो है वापस चला आता है, इसका वर्णन इसमें है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास हेतु लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 7 में है। और अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। यहाँ दोस्तों यही ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी जो है का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यानी भारत जो है बंटवारा हुआ उसके पहले अगर जो है किसी व्यक्ति का माता पिता दादा दादी अगर जो है जन्म लिए हो अगर और उस दौरान जो है वह व्यक्ति अगर किसी विदेश में रह रहा हो, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं दोस्तों अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से भारतीयों को पकड़ के ले जाकर जो है विदेशों में गिरमिटिया मजदूरी जो है करवाते थे, जिसका उदाहरण जो है दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला, मॉरिशस में जो है देखने को मिला, जहाँ बहुत सारे भारतीय मूल के लोग अभी भी जो है वहाँ रहते हैं। तो उस तरह के कंडीशन जो है यहाँ बताया गया, तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा भारत का जो है नागरिक बन सकता है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग देखें 4 कंडीशन। अनुच्छेद 5 कहता है भारत के मूल निवासी का जिक्र करता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत से जो है पाकिस्तान चला गया हो उसका जो है जिक्र। यहाँ जो है एक बार फिर से दोस्तों अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आया हो उसके बारे में यहाँ वर्णन है। और अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान कोई चला गया हो और वहां से फिर जो यदि लौट के आता है तो उसकी क्या जो है नागरिक यहाँ जो है नागरिकता प्रदान करने का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 8 कहता है कि वैसा कोई व्यक्ति जिसके पिता जो है माता पिता दादा दादी विभाजन के पूर्व जो है भारत में उनकी जो है पैदाइश हुई हो, यानी भारत के नागरिक हो, तो वह जो है व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। यह जो है 4 प्रकार का हुआ। अब हम लोग एक और जो है यहाँ और जो है अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 19 कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। इसका जिक्र है अनुच्छेद 9 में। अब अनुच्छेद 10 देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद जो है इस तरह का अनुबंध करे तो वह जो है इसमें भी संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 11 में जो है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिक के अर्जन और नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। यही अनुच्छेद जो है 11 के तहत जो है दोस्तों संसद जो है नागरिकता संशोधन विधेयक जो है समय समय पर लाती रही है और वर्तमान जो है 2019 में भी लाई थी। इसी जो है अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नागरिकता अर्जन जो है किस प्रकार से जो है किया जा सकता है। तो नागरिकता अर्जन के लिए दोस्तों जन्म से नागरिकता, जन्म से हमारा यहाँ अभिप्राय यह है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा कोई व्यक्ति वह जन्म से भारत का नागरिक जो है माना जाएगा। वंश से यानी नागरिकता अर्जन करने का जो है दोस्तों 5 आधार है। पहला है जो है जन्म से, वंश से, उसके बाद जो है पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। यानी इन जो है 5 आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है दी जाती है।
तो पहला हम लोग जाने दोस्तों जन्म से, दूसरा जानेंगे वंश से। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व अगर भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति जो है वंश से जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे पंजीकरण द्वारा। तो यहाँ पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है भारत में अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके भारत की नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें भी जो है कुछ कंडीशन होते हैं दोस्तों। यहाँ जो है 1 और 2 वाला कंडीशन को छोड़कर अन्य जो है इसमें जो है बताया गया है। 4 में है देशीकरण द्वारा, यानी जब किसी विदेशी या विदेशी का देशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है। यही देशीकरण से हमारा अभिप्राय है। अगर कोई विदेशी जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करता है और भारत सरकार जो है उसका रजिस्ट्रेशन को जो है स्वीकार कर लेती है तो यही देशीकरण कहलाता है। वह व्यक्ति जो है देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन जाता है। अब यहाँ 5वां हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, यानी इससे हमारा क्या अभिप्राय है। तो इससे हमारा अभिप्राय यही है कि अगर जो है किसी नए भूभाग को जो है भारत सरकार जो है यानी हमारा भारत जो है जीतता है या अर्जित करता है या संधि द्वारा अपने जो है देश में शामिल करता है तो उस भू क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वे जो है देशी जो है इस के तहत जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इसमें भी दोस्तों यह भारत सरकार जो है यह तय करेगी कि उसमें किसको जो है नागरिकता दी जाएगी और किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। कहीं वैसा कोई व्यक्ति उसमें तो नहीं है जो बाद में जो है हमारे देश के लिए जो है खतरा बन जो है जाए। इस प्रकार जो है संसद को यह अधिकार है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों नागरिकता की समाप्ति जो है किन किन आधारों पर होती है। तो नागरिकता जिस प्रकार हम लोग देखे नागरिकता लेने के लिए 5 जो है तरीके हैं, उसी तरह से नागरिकता समाप्ति के लिए भी 3 तरह के प्रावधान किए गए हैं। एक जो है पहला प्रावधान है स्वैच्छिक त्याग पत्र। अगर कोई वयस्क व्यक्ति दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई वयस्क व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्याग करता है तो उसे जो है नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। और लेकिन इसमें भी शर्त है कि वह किसी अन्य देश की नागरिकता जो है ले रहा हो उस कंडीशन में। और दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। अगर सरकार जो है दोस्तों यहाँ किसी जो है नागरिक की जो है नागरिकता बर्खास्त करती है तो जो है उसकी नागरिकता जो है चली जाएगी। इसमें वह कंडीशन है अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो जो है स्वतः जो है उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। उसका वर्णन इसी बर्खास्तगी द्वारा में है। और तीसरा है वंचित करने द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को जो है भारत सरकार पाती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक बना है लेकिन वह कपटपूर्ण बना है, वह जो है सही जो तरीका है वह सही तरीका नहीं अपनाया है, तो उस आधार पर भी भारत सरकार जो है दोस्तों उस जो है नागरिक की नागरिकता जो है छीन सकती है, यानी उस नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। या अगर कोई भारत का ही नागरिक है, अगर वह जो है देशद्रोही काम में संलिप्त है, उससे भारत को जो है अखंडता के लिए खतरा है, तो भारत सरकार जो है उसकी नागरिकता से उसको जो है वंचित कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ अभी हम लोग देखें कि हमारे देश में जो है नागरिकता समाप्ति के जो है 3 आधार हैं। अब हम लोग जो है एक बार जो है चर्चा करेंगे दोस्तों कि हमारे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी अपने देश में जो है एक राज्य के नागरिक को उतने ही अधिकार जो है जितना किसी अन्य राज्य के नागरिक को है, यानी पूरे भारत के लिए एक नागरिकता है। वैसे अपवाद स्वरूप जो है जम्मू कश्मीर था जिसे जो है 2019 से जो है खत्म करके और संपूर्ण भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ एक जो है राष्ट्रीय नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। इस प्रकार जो है दोस्तों हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एक हमारे ही देश में नहीं जो है ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 जिसका जो है पुरजोर जो है बहुत ही चर्चा का विषय जो रहा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों वैसे मैं पहले भी कहा हूं कि भारत सरकार जो है समय समय पर जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1955 जो है को लागू की। उसके बाद से बहुत सारे जो है सुधार हुए। 1957 में सुधार हुए, 1960 में, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 इस प्रकार जो है संसद जो है समय समय पर नागरिकता संशोधन विधेयक जो है लाती रही है। लेकिन जो हाल का जो है दोस्तों नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 है उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है दोस्तों संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। यह जो है डेट जो है खास करके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद जो द्वारा इसको पारित किया है 11 दिसंबर 2019 को, और राष्ट्रपति अपना स्वीकृति कब देते हैं 12 दिसंबर, यानी ठीक अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो है विधेयक तभी जो है वह पूर्ण स्वरूप ले लेता है जब राष्ट्रपति अपनी जो है उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इस प्रकार जो है संशोधन विधेयक जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है अब जो है बन जाता है। उसका प्रावधान क्या है? तो उसका मुख्य प्रावधान यही है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो है प्रताड़ित अल्पसंख्यक, चूंकि हम जानते हैं दोस्तों वर्तमान जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है यह जो है मुस्लिम बहुल जो है राष्ट्र है, और वहाँ जो है हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी इस प्रकार जो है ये सभी समुदाय वहाँ अल्पसंख्यक में है। तो अगर कोई प्रताड़ित जो है समुदाय जिसमें 6 समुदायों का जिक्र किया गया है जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता की योग्य जो है यह बनाता है। यानी ये इन 6 समुदायों को लोग अगर भारत में अवैध रूप से रह रहे हों उनको भी यह जो है नागरिकता देने का प्रावधान करता है। और इसमें भी एक जो है डेडलाइन तय किया गया है दोस्तों, वह डेडलाइन है 31 दिसंबर 2014। यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर कोई इन 6 समुदायों के लोग 3 देशों से यानी खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो है वहां से पलायित होकर भारत में अगर रह रहे हैं उनकी नागरिकता के प्रावधान का जिक्र किया गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय को नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है, NRI कहा जाता है। खास करके आप लोग समाचार पत्रों में या जो है अन्य जो है प्रकार से सुने होंगे कि अप्रवासी भारतीय शब्द। तो अप्रवासी कौन लोग होते हैं? तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। खास करके दोस्तों वे लोग भारत के जो है डॉक्टर, चिकित्सक या जो है कोई जो है व्यवसाय या कोई जो है काम करने वाला आदमी जब किसी दूसरे देश में जाता है धन अर्जन करने के लिए, अपने सेवा जो है देने के लिए, वही प्रवासी भारतीय कहलाता है। और जो दूसरा देखेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें PIO कहा जाता है। एक व्यक्ति जो अथवा उसके कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। कहने को दोस्तों मिसाल के तौर पर हम समझ सकते हैं वह भारतीय या जो है उसके पूर्वज जो भारत के नागरिक उस समय थे लेकिन वर्तमान में वह साउथ जैसे दक्षिण अफ्रीका रहता है, चाहे कोई मॉरिशस रहता है या कोई न्यूजीलैंड रहता है और वहां रह गया है, बस गया है, वहां का नागरिकता स्वीकार कर लिया है, वहां का पासपोर्ट धारण कर लिया है, वही कहलाएगा भारतीय मूल के व्यक्ति। मूल रूप से वह भारतीय है, उसका जड़ भारत में है, लेकिन उसका दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी विदेशों में रह रहा है, वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, वह व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। एक अगला टर्म है विदेशी भारतीय नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिन्हें OCI कहा जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कार्ड होल्डर यानी एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है संसद जो है उसको नागरिकता प्रदान करती है और जो है या उसके विभिन्न जो है प्रकार से छूट देती है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों
अंत में हम लोग जो है यहाँ भारतीय प्रवासी, अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी भारतीय नागरिक के बारे में जाने। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों को यह नागरिकता संबंधी जो है वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो है अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को मैं ख़त्म करता हूं, और जो ही मैं जो है किनारे हो जाऊंगा, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको जूम करके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।